हेलो दोस्तों, तो कल हम आप लोग को बता रहे थे दोस्तों लॉरेंज बल के बारे में कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया था कि यदि आपसे कोई पूछता है कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं तो एक लाइन का आप डेफिनेशन देंगे। क्या डेफिनेशन देंगे कि एक ऐसा बल जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होता है, तो ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लॉरेंज बल कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं तो एक लाइन का परिभाषा बोलेंगे कि ऐसा बल जो विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र के एक साथ उत्पन्न होता है। मतलब कि जब जहां पर विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबक क्षेत्र भी हो, मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों कि जहां पर विद्युतीय बल भी काम कर रहा हो, चुंबकीय बल भी एक साथ काम कर रहा हो, दो बल जहां एक साथ काम कर रहा हो तो उसी को संयुक्त रूप से मिला करके हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। अर्थात दोस्तों लॉरेंज बल जो है दोस्तों वह दो क्षेत्र पर निर्भर करता है, एक है विद्युतीय क्षेत्र और एक है चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर जी मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, लॉरेंज बल, ठीक ना। तो लॉरेंज बल को हम लोग मान लीजिए बल है तो डिनोट कर दिए एफ से। अब ये निर्भर किस पर किया दोस्तों, यहां समझने वाली बात है, यह निर्भर किस पर कर रहा है, तो ये निर्भर करता है विद्युतीय बल पर। ध्यान समझते जाइए, विद्युतीय बल एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा चुंबकीय बल एफ एम। समझ रहे मेरी बात को। लॉरेंज बल जो है वह विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों को सम्मिलित रूप के करने से बनता है दोस्तों। अब आप खुद देखिए, विद्युतीय बल का सूत्र होता है, ठीक ना, आप लोग पढ़े होंगे, E बराबर एफ बाय क्यू, पढ़े हो, E बराबर एफ बाय क्यू। यहां से आप F का वैल्यू निकालिए तो F बराबर क्या हो गया, E इंटू क्यू। तो F बराबर कितना हो गया, E इंटू क्यू। कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, प्लस एफ एम। तो कल ही हम आप लोग को फॉर्मूला प्रूव किए थे एफ एम का। एफ एम बराबर होता है Q इंटू भी गुना बी, पढ़े हो ना, कल ही आप लोग पढ़े चुंबकीय बल का फॉर्मूला एफ एम बराबर Q इंटू भी गुना बी। आप लोग पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला को आप प्रूव कर चुके हैं, आप इसका आंसर निकाल चुके हैं। अब आप गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ इस फिगर को आप समझिए। पहले सबसे पहले यहाँ इस बड़े वेक्टर का चिन्ह लीजिए, इसमें भी Q है और इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, तो दोनों Q को क्या कर लिए दोस्तों, कॉमन कर लिए, है ना। तो अंदर क्या बच गया, E प्लस भी गुना बी, ठीक है। और यही हो गया लॉरेंज बल का सूत्र दोस्तों, यही हो गया लॉरेंज बल का फॉर्मूला। तो बताइए कहीं किसी को दिक्कत हुआ, कहीं किसी विद्यार्थी को अच्छा आप चाहें तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एफ एम बराबर Q इंटू ई भी गुना बी को आप पढ़ चुके हैं कि भी बी साइन थीटा, वेक्टर चिन्ह हटाएंगे साइन थीटा देंगे। चलिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बताइए कहीं कोई दिक्कत हुआ समझने में, सब लोग को मेरी बात समझ में आ गई, इतना आप उतार लिए, चलिए बहुत बढ़िया हुआ। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको उतार लीजिए, लेकिन उतारने से पहले एक छोटा सा लाइन लिख लीजिए, ठीक ना, ताकि हम क्या प्रूव कर रहे हैं पता चले। तो नीचे हेडिंग दीजिए लॉरेंज बल के सूत्र का निगमन, हेडिंग दीजिए लॉरेंज बल के, लॉरेंज बल के सूत्र का निगमन, लॉरेंज बल के सूत्र का निगमन, देखिए डैश दीजिए, लिख लिए, ऊपर में हेडिंग दीजिए लॉरेंज बल के सूत्र का निगमन। दे दिए डैश, लिखिए, माना कि, इसका लैंग्वेज लिख लीजिए, माना कि कैपिटल ई तीव्रता का
कैपिटल ई तीव्रता का एक विद्युतीय क्षेत्र है। एक विद्युतीय क्षेत्र है तथा कैपिटल बी तीव्रता का, वो था ई, कैपिटल ई, और यह है बी। एक चुंबकीय क्षेत्र है। इस प्रकार किसी क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है। इसलिए आवेशित कण के गतिशील होने पर आरोपित बल की गणना करनी है। आरोपित बल की गणना करनी है। गणना करनी है, नीचे लिखिएगा। अतः लॉरेंज बल F बराबर, अब आप इसको उतार लीजिए। अतः लॉरेंज बल F बराबर, पूरा उतार लीजिए। उतार लिए, सभी लोग उतार लीजिए। उतार लिए, नीचे लिखिए। प्राप्त समीकरण को लॉरेंज समीकरण कहते हैं। लॉरेंज समीकरण कहते हैं। नीचे लाइन लिखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई, नीचे लाइन में, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होती है। जिसे कैपिटल टी से सूचित करते हैं। यह बहुत बड़ी इकाई होती है। यह बहुत बड़ी इकाई होती है। इसलिए इसका मान गॉस में व्यक्त किया जाता है। इसलिए इसका मान गॉस में व्यक्त किया जाता है।
एक गॉस बराबर 10 पे पावर 4 टेस्ला, इसका मान होता है दोस्तों एक गॉस बराबर, सॉरी उल्टा लिखा गया है, एक टेस्ला बराबर 10 पे पावर 4 गॉस। एक टेस्ला बराबर 10 पे पावर 4 गॉस। क्योंकि टेस्ला बहुत बड़ा मात्रक है इसलिए इसका एक छोटा मात्रक लिया गया गॉस। और कितना छोटा मात्रक है तो एक टेस्ला जो है वो लगभग 10 पे पावर 4 गॉस के बराबर है। तो एक टेस्ला लगभग 10,000 गॉस के बराबर होता है दोस्तों। नीचे लिखिएगा विश्व में सबसे अधिक चुंबकीय बल, विश्व में सबसे अधिक चुंबकीय बल, नीचे लाइन लिखिएगा, न्यूट्रॉन स्टार का होता है। न्यूट्रॉन स्टार का होता है। विश्व में दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वह न्यूट्रॉन स्टार का होता है ना। कितना होता है तो वो भी जान लीजिए, है ना। एक न्यूट्रॉन स्टार बराबर 10⁸ टेस्ला। देखिए एक न्यूट्रॉन स्टार बराबर 10⁸ टेस्ला। इसको यदि आप गॉस में कन्वर्ट करना चाहें तो एक न्यूट्रॉन स्टार बराबर 10⁸ और एक टेस्ला का मान होता है 10⁴ गॉस। 10⁴ गॉस, 8 4 12। एक न्यूट्रॉन स्टार बराबर 10⁻12 गॉस। ठीक है, तो इस टॉपिक को उतार लीजिए। एक न्यूट्रॉन स्टार इक्वल टू 10⁸ टेस्ला, या एक न्यूट्रॉन स्टार बराबर टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट कर देते, जानवे करते टेस्ला का मतलब 10⁻4 गॉस। तो 8 4 12 हो गया। क्लियर है दोस्तों। क्लियर हो गया। सब उतार लिए। चलिए उतार लिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग को याद कर लेना है कि यदि आपसे पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है तो क्या बोलेगा आप लोग, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, टेस्ला। यदि आपसे पूछे कि टेस्ला बड़ा मात्रक होता है या छोटा मात्रक होता है तो क्या बोलेगा, बड़ा मात्रक होता है। तो यदि आपसे पूछे चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मान क्या होता है, छोटी इकाई क्या होती है, गॉस। इसका मान कितना होता है तो एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, है ना। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। कंप्लीट है। फिर नीचे देखिए कि यदि आपसे कोई पूछे कि विश्व में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा, है ना, चुंबकीय बल किसके पास होता है तो आप कहिएगा न्यूट्रॉन स्टार के पास होता है। कितना मान होता है तो एक न्यूट्रॉन स्टार का मान होता है 10⁻1 टेस्ला, या इसको गॉस में भी आप कन्वर्ट करना चाहें तो एक न्यूट्रॉन स्टार बराबर 10⁻12 गॉस। कंप्लीट है। चलिए तो ये टॉपिक अब आप लोग को समझ में आ चुका है ना। तो आप लोग लॉरेंट्ज फोर्स का इक्वेशन समझ गए और ये एक यूनिट आप लोग समझ गए किसका इकाई क्या होता है और उसका वैल्यूशन कितना होता है दोस्तों। अब हम आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे दोस्तों, जिसका नाम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, है ना। इसका नाम है एम्पियर सर्क्यूटल देखिए अगला जो टॉपिक दोस्तों, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल का नियम। इसको शुद्ध हिंदी में लिखें
तो एम्पियर परिपथीय नियम, ठीक है। तो अब हम लोग इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों कि एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है ना, एम्पियर परिपथीय नियम क्या है, सब एक ही भाषा है दोस्तों। तो आपके इस साल के एग्जाम के लिए बहुत VVI दोस्तों है ना, इसको ध्यान से पहले इसके नियम को आप समझिएगा, याद कीजिएगा, तब हम आप इसके फार्मूला पर आपको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आज आपको जानना होगा कि एम्पियर सर्कुटल का नियम क्या है, ठीक ना। चलिए दोस्तों, तो अब हम आपको बताने वाले हैं एम्पियर सर्कुटल का नियम, ठीक है, या इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं एम्पियर परिपथ का नियम या एम्पियर परिपथीय नियम। तो जानिए दोस्तों है क्या। जैसे आप लोग दोस्तों पहले यहां समझना है आप लोग को, ठीक ना, यहां थोड़ा समझना है। आखिर यदि आपसे कोई पूछे दोस्त, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान देना है कि यदि आपसे कोई पूछे कि अच्छा एक बात बताओ, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर क्यों होता है, ये बताइए आप लोग। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर क्यों होता है, कोई बता सकता है? एनी स्टूडेंट? कोई नहीं? चलिए हम बताते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले कि विद्युत धारा का खोज करने वाले, इसके बारे में बताने वाले बहुतों वैज्ञानिक आए। आप खुद देख रहे हैं कि बायोट सर्वेट आए, ऑर्स्टेड आए, इनसे पहले चार्ज के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी किया, लेकिन फिर भी इसका जो SI यूनिट है वो नाम रखा गया एम्पियर का। जानते हो एम्पियर का पूरा नाम क्या है दोस्तों, पता है आप लोग को? एम्पियर का पूरा नाम क्या है, हम बताते हैं आप लोग को, याद रखना है। एम्पियर का पूरा नाम होता है आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक ना, याद रखना है। एम्पियर का पूरा नाम होता है आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है। एम्पियर सर्कुटल का जो नियम है दोस्तों, ये बायोट सर्वेट नियम को थोड़ा सा मिस्टेक करता है, ठीक ना, मतलब कि यह बायोट सर्वेट नियम को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब कि जब आप एम्पियर सर्कुटल का नियम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद फिर आपको बायोट सर्वेट के नियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब दोस्तों कि कहीं ना कहीं बायोट सर्वेट के नियम में भी प्रॉब्लम रहा, कहीं ना कहीं बायोट सर्वेट के नियम में भी प्रॉब्लम रहा, इसलिए एम्पियर सर्कुटल का नियम लागू किया गया दोस्तों। तो अब आप ये बात समझ सकते हैं कि हमारे फिजिक्स में कोई भी वैज्ञानिक पूर्णतः सत्य नहीं माना गया दोस्तों। स्टेटमेंट सबका सही है, लेकिन समय के अनुसार जैसे समय विकसित होता है, धीरे धीरे जैसे साइंस का आविष्कार और आगे बढ़ता है, साइंस की तकनीक और आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा सिस्टम भी पीछे के वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया जो नियम होता है वो धीरे धीरे पीछे ही रह जाता है दोस्तों। तो जानिए एम्पियर सर्कुटल का नियम क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। ध्यान से जो बोलेंगे वो समझिएगा और कोशिश कीजिएगा याद भी करने का, है ना, याद भी करने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके इस साल के एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, याद रखना है। देखिए हम आपको बता रहे हैं एम्पियर सर्कुटल का नियम, एम्पियर परिपथीय नियम। तो एक बार सुन लीजिए, फिर यदि नहीं याद हो पाए तो आपको समीकरण के माध्यम से हम याद करवाएंगे, क्योंकि याद करना कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोलते हैं। एम्पियर सर्कुटल का नियम कहता है दोस्तों कि किसी बंद परिपथ में, हम जो बोले ध्यान से पहले सुनना है, फिर हम कान बंद करके आंख को खोल करके बस ताकि सुनाई पड़े ना, बस हमको देखते रहो, ऐसा काम मत करना। आंख बंद करके कान खोल के सुनना है। हाँ चलिए अब आप समझ में आ गया आपको कैसे सुनना है। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, बोलना है किसी बंद परिपथ में। इसका मतलब सरफेस कैसा है, क्लोज है, बंद परिपथ बोला गया, ये पूरा सर्किट क्लोज रहता है ना। अब ध्यान से आगे सुनना, किसी बंद परिपथ में, इतनी बात तो आप सुन लिए, याद भी हो गई आप लोग को। क्या बोलिएगा, किसी बंद परिपथ में
चुंबकीय बल क्षेत्र के रैखिक समाकलन का मान। इतना याद हुआ? इतना याद हुआ? फिर से रिपीट करें, क्या बोलेंगे? किसी बंद परिपथ में चुंबकीय बल क्षेत्र के रैखिक समाकलन का मान। ठीक। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और हवा या निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। इसे को ही एम्पियर सर्किटल का नियम कहते हैं। कहोगे सर जी आप जितना लंबा ना बोल दिए ना कि सुनने में ही अच्छा लगा। आप इसको चाहे तो स्पीड में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि किसी बंद परिपथ में चुंबकीय बल क्षेत्र के रैखिक समाकलन का मान। ठीक, इतना कंप्लीट। फिर बोलोगे कि चालक में प्रवाहित धारा एवं हवा निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम लोग एम्पियर सर्किटल का नियम कहते हैं। यदि आपको याद है तो नो ब्रेक, ना याद है तो सिर्फ ब्रेक के चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो खैर याद कर लो, इसलिए नो ब्रेक में गाड़ी को आगे बढ़ाओ, बस याद रखना। अच्छा कहोगे सर जी इतना लंबा है, आप 2-3 बार बोल दिए लेकिन याद नहीं हो रहा है। जानते हो दोस्तों, कहा जाता है कि कभी कभी कुछ दवाई ऐसा होता है ना जो पीने में कड़वा लगता है, लेकिन एक बार पी लिए तो सेहत को अच्छा कर देता है। तो समझिए एम्पियर सर्किटल का नियम भी कुछ उस दवा की तरह है, जो एक बार याद करना मुश्किल लेकिन एक बार हो गया तो सेहत आपका एकदम हरा भरा कर देगा। कैसे? वो थोड़ा देखिए हम क्या बोल रहे हैं। हम क्या बोले? किसी बंद परिपथ में चुंबकीय बल क्षेत्र। तो आपको तो पता है, पूछो ना क्या? चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं? 20। चुंबकीय बल क्षेत्र के रैखिक समाकलन। रैखिक का मतलब क्या होता है? लंबाई। रैखिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? लंबाई। लंबाई b इंटू dl, लंबाई। समाकलन। समाकलन का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेशन। ठीक ना? बोला है बंद सतह है तो बंद सतह को घेर दीजिए। बताइए आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ? कहीं कोई दिक्कत आपत्ति किसी बात को समझने को लेकर? है ना? अब हम जो बोल रहे हैं ना उसको अब सुनना। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि बंद सतह में चुंबकीय बल क्षेत्र, किसी बंद सतह में चुंबकीय बल क्षेत्र के रैखिक समाकलन। चुंबकीय बल क्षेत्र के रैखिक मतलब लंबाई, रैखिक समाकलन का मान। है ना? रैखिक समाकलन का मान, है ना? चालक में प्रवाहित धारा। देखिए चालक में प्रवाहित धारा आई। ठीक। एवं हवा या निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता म्यू नॉट, हवा या निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर सर्किटल का नियम। तो आधा इधर बोलिए, आधा इधर बोलिए। इधर क्या बोलिएगा? इधर का लैंग्वेज क्या बना? कि किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र के रैखिक समाकलन का मान। ठीक। चालक में प्रवाहित धारा एवं हवा निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर सर्किटल का नियम कहते हैं। ठीक ना? एम्पियर सर्किटल, इन्हें की बोल रहे हैं सर्किटल, मुंह से निकल रहा है सरफुटल। है ना? तो सरफुटल करते रह जाएगा। इन्हें क्यों पूछ रहे हैं एम्पियर सर्किटल का नियम क्या है? तो सब बात नहीं करना है। तो एम्पियर सर्किटल का नियम आपके सामने आ गया दोस्तों। तो चाहेंगे लिख लीजिए। तो पहले हेडिंग मारिए कॉपी में, एम्पियर सर्किटल का नियम लिख डैश दीजिए। चलिए दोस्तों लिखा जाए। लिखिए किसी बंद परिपथ में चुंबकीय बल क्षेत्र के रैखिक समाकलन का मान
चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा एवं हवा या निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही एम्पियर परिपथीय नियम कहते हैं। नीचे लाइन में एम्पियर का परिपथ नियम निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चुंबकीय बल क्षेत्र। नंबर 2, चालक तार की लंबाई। नंबर 3, हवा या निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता। और नंबर 4, प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस नियम को याद करें, ठीक ना। और कल हम आपको इस नियम का फार्मूला प्रूव कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला कैसे प्रूव होता है। तो चूंकि बताएंगे तो फिर लंबा समय लगेगा समझाने में, इसलिए कल इसके फार्मूला को हम प्रूव कर देंगे दोस्तों। ठीक, तैयार कीजिए आप लोग।